एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका ये लेक्चर नंबर 15 है। सर इससे पहले हम 14 लेक्चर कर चुके हैं, 14 लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें हमने कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं भाई, इस लेक्चर में करने वाले हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। इसके बाद आपको एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें हम मॉलिस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। 2-4 मिनट का लेक्चर होगा। अभी ये हमारा जो लेक्चर है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लेक्चर है। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में इसमें जानने वाले हैं भाई। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी जान चुके थे। पहले कब जाने थे सर? मुझे लगता है पहले दूसरे लेक्चर में ही हमने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट का। और जब क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमने ये देखा था, अगर कोई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमने किया इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर आपका उसका हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा किसी कार्बोहाइड्रेट का, उसको हमने मोनोसैकेराइड बोला था, है ना। और जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उनमें से अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं उनको ओलिगोसैकेराइड कहा था, और 10 से ज्यादा मिलती है तो उनको पॉलीसैकेराइड कहा था। कहने का मतलब ये, सर हमें तो इसके बारे में बताओ क्या था क्या नहीं, हमें नहीं पता। हमने कहा सर पॉलीसैकेराइड क्या होता है? सर पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट आपको वहां मिलती है, तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। चलो ठीक है सर, मान लिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। सर प्रॉपर्टीज कौन सी, कि हम इनको अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। पहली बात क्या है सर, ये सारे के सारे एमोर्फस फेज में पाए जाएंगे। एमोर्फस सॉलिड होता है। सर एमोर्फस सॉलिड क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो पता था ना, जैसे हमने चीनी को देखा था, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, यानी कि हमने ये बताया था। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था डाइसैकेराइड्स पर, उससे पहले सारा का सारा मोनोसैकेराइड मिल रहा था। तो मोनोसैकेराइड हुए, डाइसैकेराइड हुए, सारे के सारे क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहे थे, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। अब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं मिलता आपको पॉलीसैकेराइड, ये सारा का सारा मिलेगा एक क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, चलो सर एक चीज मान ली। और दूसरी कोई आप बताइए इसके बारे में और क्या जान सकते हैं भाई। पॉलीसैकेराइड जो होता है ना भैया, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा। क्या मतलब है सर? पानी में अगर हम इनको घोलें, नहीं घोलते। पानी में अगर हम इनको घोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स को, नहीं घोलते। सर और क्या इसके बारे में जान सकते हैं? और अगर हम बात करें सर, ये दे आर टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब ये है, चीनी को आपने चख के देखा, मीठी लगती है ना, स्वीट इन टेस्ट होती है भाई। डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, स्वाद में मीठे होते हैं, बट इनकी बात करो पॉलीसैकेराइड, मीठे नहीं होते भाई, टेस्टलेस होते हैं। इतनी बात जान ली। ये तो छोटी छोटी सी बात रही थी। अब हम जानने वाले हैं भैया कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे डाइसैकेराइड में हमने कौन कौन से पढ़े थे? सुक्रोज था, माल्टोज था, लैक्टोज था, ये सारे पढ़े थे। और सेलुलोज के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। अभी हम अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉलीसैकेराइड जिनके बारे में पढ़ने वाला है। पहला हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। भाई 3 के बारे में जानने वाले हैं। इन सब के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज है उनको भी जानेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्च। हम जानने वाले हैं स्टार्च के बारे में। सर ये स्टार्च क्या होता है? हमको पता है सर पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये? एक पॉलीसैकेराइड होता है, ये तो सबको पता है, हम पढ़ी पॉलीसैकेराइड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यानी पॉलीसैकेराइड है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या जानने वाले भाई, स्टार्च का कोई फॉर्मूला होता है क्या सर? बिल्कुल होता है सर। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n। सर ये n क्या होता है? n की वैल्यू तो है, n की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। n की जो वैल्यू होगी वो 10 से ज्यादा होगी, क्योंकि जितने आप n की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट वहां से मिलने वाले हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। सर और क्या जान सकते हैं स्टार्च के बारे में? स्टार्च के बारे में ये जान सकते हैं कि भाई ये हमारा एक पॉलीसैकेराइड होता है। हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ रख सकते हैं, दे आर एमोर्फस सॉलिड। ये भी हमारा क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड होता है। सर टेस्टलेस होता है। बिल्कुल, टेस्ट तो होगा ही नहीं ना, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। पानी में घोलो तो घुल जाएगा सर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन? हमने लिखा है सर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या ये भी इनसॉल्युबल वाटर होता है? सर यहां से कहे ना तो इसका कुछ पार्ट घुलता है, 15 से 20% पार्ट जो होता है इसका पानी में घुल जाता है, बाकी नहीं घुल पाता, है ना। तो मोस्टली 80 से 85% जो पार्ट होता है वो नहीं घुल पाता, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये भी हमारा क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होता है।
मतलब पानी में थोड़ा सा घुल जाता है। और इसमें एक और चीज जानने वाली, क्या चीज है भाई? भाई ये है वो चीज, जैसे कि मान लीजिए C6H10O5 है, ठीक है भाई। अगर इसको होल N है, इसको मैं क्या करता हूं, 200 से लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर इसको हीट करता हूं वाटर के साथ पे, किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर के साथ इसको हीट करता हूं, है ना। तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे आपके क्या होंगे, मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें मिली होंगी। तो ये बड़ी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है, टूट टूट के छोटी छोटी मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाते हैं। सर उन यूनिट्स का फॉर्मूला तो यही होता है, C6H10O5 का होल N, फॉर्मूला यही होता है। बट बात ये, चलो इसमें यहाँ पर N है, यहाँ पर N डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर बोलेंगे N इज ग्रेटर देन N डैश। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा होगी N की, यहाँ पर वैल्यू कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 है, हो सकता है यहाँ पर 15 हो, 17 हो, 20 हो, इतनी हो, यानी कम होती है। सर ये फॉर्मूला हमारा किसका है? स्टार्च का है, स्टार्च का है। और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेक्स्ट्रिन। अब आप कहोगे सर डेक्स्ट्रिन क्या होता है? आपने गांव देहात में अपने टाइम पे एक चीज देखी होगी, जैसे गांव में पहले क्या होता था, कोई जैसे इलेक्शन आ रहे तो पर्चे चिपकाने आते थे प्रचार के लिए, तो वहां पर क्या करते, वो आटे की लेई बना के लाते थे। आटा लेते थे, उसमें पानी डालते थे, उसको गर्म करते थे, खौलाते थे, और उसके बाद में उसको पीछे लगा के उसको दीवारों पे चिपकाते चले जाते थे। सर जो लेई होती थी ना, वही डेक्स्ट्रिन होती है, इसको हम लेई भी बोल सकते हैं। ये क्या है? लेई। तो ये हमारा होता क्या है, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता भैया। ये बनता किससे? अगर हम इसके बनने की बात करें, सर ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से बनता है। किससे बनेगा ये? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल का मतलब है कुछ कुछ टूटा है सर, कुछ टूटा है, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से आपका क्या बन गया? डेक्स्ट्रिन बन गया। लेकिन अगर सर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या बनेगा? कंप्लीट करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं भाई। ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं करा सकते? हमारे पास है C6H10O5 का होल N है, ठीक है ना सर? ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास स्टार्च है, ठीक है, ये स्टार्च है। अब इसमें क्या करता हूं मैं? वाटर मॉलिक्यूल डालता हूं। कितने डालूंगा सर? N ही डाल दो, जितने उतने डाल दो। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एसिड। एसिड के प्रोसेस में थोड़ा एसिड डाला, और डालने के बाद ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस के बाद बनाता C6H12O6 के N मॉलिक्यूल। ये होता है हमारा क्या? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। भाई कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद आपके बनते हैं कितने? N नंबर ऑफ ग्लूकोज। और यहां पर भी ये जो N होते हैं ऑलवेज इज ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा ही होंगे आपके। यहां पर क्या बन जाएगा? आपका ग्लूकोज बन जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आएगी। स्टार्च का अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डेक्स्ट्रिन मिलेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या मिल जाता है आपको? ग्लूकोज मिल जाएगा। अब यहां से एक पॉइंट नोट करने वाला हमारा ये है, इसका मतलब ये है कि सर जो हमारा स्टार्च है वो किसका बना है? ग्लूकोज का बना है। सर ग्लूकोज तो हमारे पास दो थे, ग्लूकोज तो दो थे ना, कौन से थे सर? एक तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज था, हमारा एक बीटा ग्लूकोज था, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब सर जो स्टार्च है ये हमारा कौन से ग्लूकोज का बना होता है? सर ये हमारा एक पॉलीमर होता है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब जो हमारा सर अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका पॉलीमर होता है हमारा स्टार्च। इतनी बात समझ में। इसका मतलब सर जो स्टार्च है वो किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है, और उनमें भी हमारी कौन से वाला ग्लूकोज होगा? अल्फा फॉर्म वाला होगा, यानी अल्फा डी ग्लूकोज होगा। उसको तो बनाना आता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें भाई, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? स्टार्च की बात करता हूँ ना, तो स्टार्च में आपको एक चीज और जाननी है। क्या जानना सर? स्टार्च में अपन को एक चीज और जाननी है, क्या? कि जो स्टार्च होता है ना भाई, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। स्टार्च जो होता है ये हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, और उन दोनों का पहले तो नाम जान लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जानते हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर जाने, ठीक है ना। पहला क्या है भाई स्टार्च की अगर बात करें तो पहला है हमारा एमाइलोज। क्या है? एमाइलोज। भाई एमाइलोज, और दूसरा होता हमारा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। अब ये क्या चीज आ गई भाई? ये तो हमने पहली बार सुना। स्टार्च जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। मतलब जब आप स्टार्च को देखेंगे, आप उसके मतलब उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि दो टाइप की चीजों से मिलकर स्टार्च बना है। और वो दोनों चीजें क्या है भाई? अगर मैं एमाइलोज की बात करूं, एमाइलोज आपको पूरे स्टार्च की बात करूं तो 15 से 20% पार्ट बनाता है।
पूरे स्टार्च में आप बात करें 15 से 20% पार्ट आपके क्या होता है, एमाइलोज। सर एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, इसकी बात करें तो बचाव कितना, 80 to 85% आपका एमाइलोपेक्टिन होता है। और क्या बताएंगे सर, एमाइलो जो होता है ये होता है हमारा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अगर इसको पानी में घोलो भैया एमाइलोज पार्ट जो होगा वो घुल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि 15 से 20% पार्ट जो हमारा स्टार्च का होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। अगर यहाँ बात करें भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब इसको पानी में घोलोगे भैया नहीं घुलेगा, इसको हम पानी में नहीं घोल सकते। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये किसका पॉलीमर है, ये किसका पॉलीमर, तो भाई एक ही के हैं, ग्लूकोज के बने। तो अंतर क्या है भाई, अंतर ये कि एमाइलोज में जो होता है वो हमारा लीनियर पॉलीमर होता है, इट्स ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, भाई अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यानी जो ग्लूकोज है उसके मॉलिक्यूल लीनियर मतलब एक ही रेखा में इस तरह से लगते चले जाते हैं, पूरी पूरी लीनियर चेंज बन जाती है, वो आपका कहलाता है एमाइलोज। लेकिन अगर यहां बात करें भाई, यहां पर क्या है, लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। भाई अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर के साथ साथ पॉलीमर भी मतलब ब्रांच्ड भी होता है। यहां पर एमाइलोज में क्या है, केवल आपका क्या होगा, लीनियर पॉलीमर होगा, और एमाइलोपेक्टिन में लीनियर के साथ साथ उसमें ब्रांचिंग भी निकली होंगी। सर अगर हम यहाँ की बात करें एमाइलोज में, तो यहाँ पर भाई आपको एक चीज तो पता है, जब कार्बोहाइड्रेट है, हमने डाइसैकेराइड में भी पढ़ा था, उनमें दो मोनोसैकेराइड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको बता दिया था। ठीक है सर, यहां पर भी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाते हैं। अगर मैं एमाइलोज की बात करूं तो भैया एमाइलोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, भाई इनको पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम इनका भी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन एमाइलोपेक्टिन की बात करें भाई, C1C4 के साथ साथ C1C6 भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। किसका भाई, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या काम ये करना है कि हमें एमाइलोज का और एमाइलोपेक्टिन का इनका डिटेल स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई बताइए क्या होगा। सॉरी, यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया, एमाइलोज की, ठीक है ना, एमाइलोज के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एमाइलोज का स्ट्रक्चर, आइए भाई, यहाँ एमाइलोज हमें पता है सर किससे मिलकर बना है एमाइलोज, ग्लूकोज से। कौन से वाले ग्लूकोज सर, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा वाले से तो मिलकर बना है, बिल्कुल सर, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बने हैं एमाइलोज। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, और वो भी हमें पता है कौन सा, लीनियर मॉलिक्यूल बना है। तो पहले तो एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ भाई, क्या होता है, ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग होती है, बिल्कुल भाई हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग होती है, पायरानोज रिंग, और इसमें हर एक कार्बन पे इस तरह से 2-2 बॉन्ड होता है। यहां से स्टार्ट करते हैं, CH2OH, यहां पर होगा H, यहाँ OH, सॉरी H के बराबर H, फिर नीचे आ जाएगा OH, फिर OH के बराबर OH, फिर नीचे आ जाएगा H। यहाँ हम क्रॉस करते हैं, ऊपर H करते हैं, नीचे OH कर देते हैं, ठीक है ना। हमें भैया कौन सा बनाना है, हमको तो पता है पूरा का पूरा जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है, तो अल्फा बना अल्फा में क्या है भाई, ऊपर H और नीचे OH, यही तो है। सर एक चीज हमें पता है, ये तो पॉलीमर है, इसमें तो बहुत सारी यूनिट मिलेगी, जैसे एक ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये हमारे पास तीसरी हो गई, ठीक है सर, और ये हमारे पास चौथी हो गई, ठीक है सर, ये हमारे पास पांचवी हो गई। सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लीनियर चेन होंगे ना। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लूकोज के इस तरह से आ जाते हैं। अब उनमें से क्या होता है, बीच में से डाइजेशन होता है। कैसे होगा सर, होगा ये, यहां से एक से OH और दूसरे से H गायब हो जाएगा, बीच में कौन रह जाएगा भैया, एक ऑक्सीजन रह जाएगी। सर ये तो हर एक के साथ होना ना, बिल्कुल हर एक के साथ कर देते हैं हम, हर एक के साथ कर देते हैं हम, ठीक है ना, इस तरह से भी होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा,
बिल्कुल। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पर आगे होगा तो इधर भी चलता रहेगा। भैया इसकी कहानी क्या है, यहाँ भी तो कहानी यही होगी, बिल्कुल होगी। जो आगे लगे होंगे उसमें भी हमारा इस तरह से क्या होगा, चलता हुआ रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ भाई, जो अल्फा डी ग्लूकोज थे वो आपस में जुड़ते चले गए, पूरी की पूरी लीनियर मॉलिक्यूल आपको बना दिया। सर इसी का नाम होता है एमाइलोज। ये क्या हमारा, इट्स ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें बॉन्ड देगा भाई, बॉन्ड देगा, हम कहां कहां बन रहा है, यहां पर देखना, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, यहां से स्टार्टिंग करते भैया किसकी, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। भाई बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है, बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है, 1 और 4 के बीच, इसलिए इसको C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि एमाइलोज का हमने बनाया, सीधे सीधे हमने ग्लूकोज लिया था, सभी ग्लूकोज को रख दिया बराबर, बीच में से H2 निकालते चले गए और सारे के सारे आपस में जुड़ते चले गए और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया एमाइलोज का। सर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो होती हैं लगभग कितनी 15 से 20% पार्ट बनाती है स्टार्च का। सर हमें एमाइलोपेक्टिन का बताना क्या होगा, हम बात करें सर एमाइलोपेक्टिन की, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन की बात कर लेते हैं। अमाइलो, अरे क्या कर दी, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना भाई, एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। चलिए एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, हो ये जाएगा एमाइलोपेक्टिन, हमने क्या कहा था सर, लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड, स्ट्रक्चर वही रहना है, वैसे ही सारा कुछ रहना है, बट वहां पर क्या होगा, वो आपका लीनियर के साथ साथ ब्रांच्ड भी होता है। बस बना किसका सर, ये भी तो उसी चीज का बना है, किसका, ग्लूकोज का ही बना है, ये भी हमारा ग्लूकोज, कौन सा वाले ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। सर ये करते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ एक, ये मैंने एक रिंग बना दी इस तरह से, है ना, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन कंटेन है ना, और सब पे हमारे 2-2 बॉन्ड होते हैं, वो भी हम बना देते हैं प्यार से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है CH2OH, ठीक है, यहाँ H के बराबर H, फिर हमारा OH होता है, OH के बराबर OH, नीचे हमारा H होता है, इधर हमारा H होता है, इधर हमारा OH होता है, ठीक है ना, ऊपर H करेंगे, नीचे हम OH कर देंगे, यही तो होना है, बिल्कुल सर। ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है सर, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका क्या करना है, इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, बहुत सारी डिहाइड्रेशन यहाँ से करेंगे, और एक लीन ये कैसे बनेगी, इस तरह से करते जाएंगे तो लीनियर चेन बन जाएंगे ना, और लीनियर के साथ साथ हमें बनानी है ब्रांच भी। अब ब्रांच कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ अभी ना, आप अभी करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इधर बना देते हैं हम, C1 और C6 के बीच बनेगा, ठीक है, यहाँ से करते थे, चलिए ये हो गया अपना, इधर करते हैं, चलो C1 C6, ठीक है, ओके। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सारा कुछ, बस 1 मिनट रुक जाइए आप, है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, पहले की तरह करना भाई, यहाँ पर इधर की साइड कोई होगा तो इन दोनों के बीच सबसे बीच में कौन निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा ना, H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से, यहाँ से आपको ऑक्सीजन बनाना है, इधर भी हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट वाले में किया अभी एमाइलोज में, वैसे हमारा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इस तरह से हमारा सीधा सीधा लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन होता क्या है, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने भाई, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने वो किस किस के बीच बने हैं, C1 और C4 के बीच, पहले की तरह ही हमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है भैया, यहाँ का OH और इसका OH, इन दोनों के बीच भी क्या होता है, हमारा H2O निकल जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन हमारा इस तरह से, और ये इधर भी चलता रहेगा, वही कहानी, हमारा क्या होगा, यहाँ से H2 हमारा निकल जाएगा, और इस तरह से यहाँ से अगर इसको मैं हटाऊं, इसको मैं हटाऊं, तो यहाँ से भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन इस तरह से इधर की साइड चलता है। सर आप थोड़ा सा जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहूँ, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, और नंबरिंग करके देखा, पहले नंबरिंग करके देखो भाई, यहाँ से हमने किया था, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
इसमें भी करना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। भाई बॉन्ड कहाँ कहाँ बनना है, यहाँ देखना 1 और 4 के बीच में बनना भैया, बनना है तो इसको हम बोलेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर हम यहाँ पर देखें किसके 1 और 6 के बीच में बनना है तो भाई इसको बोलेंगे C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे इसको। तो भाई मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो हमने क्या कहा यहाँ से, हमने कहा भाई एमालोज 15 से 20% बनता है, इसमें 80 से 85% होता है, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, ये लीनियर होता है और ये लीनियर के साथ साथ ब्रांच भी होता है। देखो हमने एमालोज जब बनाया था पूरा का पूरा लीनियर स्ट्रक्चर था, रेखीय था भाई है, और यहाँ पर क्या लीनियर तो है, साथ के साथ ब्रांचिंग भी ऊपर निकल रही है, यहाँ से भी कोई ब्रांचिंग निकाल दो, यहाँ से भी कोई ब्रांचिंग निकाल दो, आगे बने हुए उनसे कोई ब्रांचिंग निकल जाएगी, तो उसमें लीनियर भी है साथ साथ हमारा ब्रांचिंग भी है, और लीनियर ब्रांचिंग वाले में साथ साथ आपका 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टार्च की हमारा, कि स्टार्च हमारा क्या होता है। अब हम आगे करते हैं भाई, अगला हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन। बहुत सिंपल सा भाई, ग्लाइकोजन को आपको पता होना चाहिए, दिस इज एनिमल स्टार्च, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। भाई एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं इसको हम एनिमल स्टार्च क्यों कहा जाता है भाई, एनिमल स्टार्च इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें एक चीज पता है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना होता है, तो प्लांट्स जो अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, जितने मानव है या बाकी एनिमल्स हैं, वो सब जो फूड को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। सर फॉर्मूला वही सेम क्या है, C6H10O5 का होल N है। अगर सर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में, बनेगा क्या, बनता भी ग्लूकोज है भाई, C6H12O6 यही बनता है, और वो कौन सा कितने N मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यहां पर भी क्या बनता है, ये भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। सर अंतर क्या आ रहा है फिर स्टार्च और ग्लाइकोजन में, अंतर केवल इतना है, स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों पाए जाते हैं, लीनियर और लीनियर एज वेल एज ब्रांच दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें भाई, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन दिखाऊं आपको, ये रहा एमाइलोपेक्टिन, ये जो एमाइलोपेक्टिन आपको दिख रहा है ये बिल्कुल हमारा ग्लाइकोजन की तरह होता है। सर कुछ तो अंतर होता होगा, बस अंतर इतना होता है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थोड़ी सी कम होती है और एमाइलोज में ब्रांचिंग आपकी बढ़ जाती है, जैसे यहाँ से ब्रांचिंग निकाल दी, यहाँ से भी एक और ब्रांचिंग निकाल दो, फिर आगे ब्रांचिंग निकाल दो, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है वो होता है हमारा ग्लाइकोजन, बस इतना अंतर है। ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है और कोई अंतर नहीं होता, वो भी हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना हुआ होता है। तो मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी, ग्लाइकोजन में कुछ जानना था नहीं। अब हमारा आता है भाई सेलुलोज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलुलोज को जानना भाई। सेलुलोज हमारा क्या है, सर हमको पता है सेलुलोज क्या है सेलुलोज भैया, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने, सेलुलोज हमारा पॉलीसैकेराइड होता है ना, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे क्या होते हैं भाई, इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला भी H10O5 का होल N ही होता है। इसका भी जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे भाई अपने को मिलते हैं N नंबर ऑफ C6H12O6। सर रिएक्शन तो सारी की सारी सेम है, इससे भी ग्लूकोज मिल रहा है कि हाँ भैया ग्लूकोज मिलेगा, कोई अंतर नहीं है ना। अंतर क्या है, D प्लस ग्लूकोज मिल रहा है, बस अंतर भैया इतना है कि यहाँ पर हमारा बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। भाई अंतर इसमें इतना होता है कि यहाँ पर हमारा कौन सा मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज अपन को मिलने वाला है। मतलब स्टार्च में हमने देखा, ग्लाइकोजन में हमने देखा, स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर थे, तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर है हमारा क्या सेलुलोज, ये किसका पॉलीमर होता है भाई, पॉलीमर ऑफ, इट्स ए पॉलीमर ऑफ, ये हमारा क्या है पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये बीटा फॉर्म का पॉलीमर होता है, बस इतना जानना है भाई। स्टार्च होता है हमारी बॉडी में तो नॉर्मली पाया नहीं जाता, खा लें तो बात एक अलग है,
स्टार्च सॉरी सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज पाया कहाँ जाता है भाई, ये प्लांट्स में पाया जाता है, हर एक प्लांट की वॉल में पाया जाता है भाई। हर एक बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंशिएट हम पढ़ते हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल के ऊपर एक वॉल पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। भाई वो सेल वॉल किसकी बनी होती है पता है आपको, सेलुलोज की बनी होती है। वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसी की वजह से अगर कॉटन की बात करें भाई, कॉटन में 90 to 95% सेलुलोज ही पाया जाता है पूरा प्योर। जूट की बात करो 60 to 65% जूट में पाया जाता है ये सेलुलोज हमारा। वुड की बात करो 50% सेलुलोज ही होता है भाई। इसमें मतलब सेलुलोज की क्वांटिटी हमारी बहुत सारी होती है ना, इतना आपको जानना है। अब हमें मेन पार्ट हमारा ये सर सेलुलोज का स्ट्रक्चर बता दो बस। बीटा वाले से बनाना तो बीटा वाला बनाते हैं। सेलुलोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपने पास ये है बीटा वाली फॉर्म बनाना। सर हम अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इसी टाइप से तो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है सर। यहाँ पर कौन होगा, H होगा, यहाँ H होगा, इसके नीचे OH होगा। यहाँ पर OH कर देंगे, नीचे H कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, H ऊपर OH नीचे। सर बीटा बनाना है तो H नीचे करना है, OH ऊपर करना है, यही तो बीटा होता है, बिल्कुल होता है सर। इसी तरह की बीटा फॉर्म बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना देंगे भैया, सेलुलोज। सर ऐसे कैसे कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा समझ, अभी आ जाएगा समझ ऐसा मैं क्यों कर रहा। ठीक है भैया, देखिए कैसे आएगा। अभी हमने कुछ इस टाइप से बना दी भैया इनमें से, क्योंकि OH भाई नीचे थोड़ा ना, ये OH, ये वाला OH और ये वाला OH आपस में जाएंगे भैया, क्या करेंगे यहाँ पर बीच में हमारा ऑक्सीजन जाके लग जाएगा। सर यहाँ से भी तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा भाई, यहाँ से भी OH दोनों चले जाएंगे, बीच में कौन बचेगा, केवल एक ऑक्सीजन, H2 निकल जाता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी तरह से सर यहाँ से OH जाएगा और ऑक्सीजन इस तरह से ऊपर जुड़ जाएगा। सर यहाँ से भी तो होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ से भी हमारा OH गायब होगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा वो नीचे की साइड जुड़ता है। सर इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चेन हमारी बनती हुई चली जाती है। किसकी है सर, ये बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें, बॉन्ड किस किस के बीच बनना है भाई, यहाँ से बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर लो 1 2 3 4 5 6 भाई। बॉन्ड तो वही 1 और 4 के बीच में ही बन रहा है, यानी यहाँ पर भी हमारा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। मुझे लगता है सर स्टार्च क्या होता है ये आपकी समझ में आ चुका होगा, ग्लाइकोजन क्या होता है ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा, सेलुलोज क्या हो ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे को आप बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, इसका मेरे को एलुसिडेशन दे दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या आपका एक लास्ट लेक्चर रह गया जिसमें हमें पढ़ने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो आपका इनका टेस्ट होता है जैसे मॉलिस टेस्ट है, ये सारी चीजें जो भी टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, टॉलन टेस्ट है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले होते हैं ना। तो वो सारी चीजें करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका हो जाएगा फिनिश। इसमें हमने डिटेल सारी चीजें पढ़ी रखी है भाई, आप जिसको जरूरत है ना उसको ये वाली भेजो जरूर भाई। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट उठा के लिंक शेयर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, बाकी लोग देखेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, ताकि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कम से कम आप लोगों तक पहुंचे तो सही, सब तक पहुंचे तो सही। तो आप भी मेरी थोड़ी हेल्प करिए और सबको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले लेक्चर में मिलते हैं।